जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। अरे ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, अरे ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं एंड दैया आपके लिए लेके आया हूँ जीएस की क्लास ओनली ऑन स्टडी रेडियो के ऊपर। तो सभी जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार स्टडी रेडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लिंक को शेयर जरूर कर दें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम आपके लिए जीएस के लिए नई क्लास लेके आएंगे, वो भी स्टडी रेडियो के ऊपर। तो आज आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, भारत की भौगोलिक स्थिति। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम थोड़ा भारत के बारे में जान लेते हैं। भारत या इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जिसका हिंदी में नाम अलग है, अंग्रेजी में नाम अलग है। हिंदी में क्या है? भारत। अंग्रेजी में क्या है? इंडिया। भारत का शाब्दिक रूप जान लेते हैं एक बार। भारत, भा प्लस रत। भा मीन्स आंतरिक या भीतरी, रत मीन्स प्रकाश अर्थात आंतरिक प्रकाश। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि भारत का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो भारत का शाब्दिक अर्थ क्या रहेगा आपका? आंतरिक प्रकाश, भीतरी प्रकाश। तो भारत का शाब्दिक अर्थ होगा भीतरी प्रकाश। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भारत का भारत नाम कैसे पड़ा? भारत का भारत नाम कैसे पड़ा? तो हम आपको बताते हैं भारत का भारत नाम कैसे पड़ा। आपने सुना होगा कि भारत जो मनु महाराज थे, मनु, तो मनु के वंशज ऋषभदेव, उनके पुत्र सम्राट भरत। तो जो मनु वंश के जो वंशज थे, उनके पुत्र सम्राट भरत, उनके नाम पे क्या पड़ा? भारत का नाम क्या पड़ा? भारत का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? मनु वंश के वंशज ऋषभदेव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। अब आते हैं इंडिया के नाम पर। इंडिया नाम किसने दिया भारत को? इंडिया नाम दिया, सबसे पहले इंडिया नाम दिया भारत को यूनानियों ने। यह क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंडिया नाम भारत को सबसे पहले किसने दिया? यूनानियों ने। तो इंडिया नाम पड़ा कैसे? हमारी नदी थी सिंधु, सिंधु को इंग्लिश में कहते हैं इंडस। तो इंडस के नाम पे ही क्या पड़ा? इंडिया नाम भारत का पड़ा। अब क्वेश्चन बने जो भी यहाँ पे भारत का भारत नाम कैसे पड़ा? किसके नाम पे पड़ा? भारत के नाम पे। इंडिया किस पे पड़ा? सिंधु नदी के नाम पे, इंडस के नाम पे। और सबसे पहले इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। भारत का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या रहेगा आपका? आंतरिक प्रकाश। चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लिंक को शेयर जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए और बेहतरीन और अच्छे से अच्छी क्लासेस आपके लिए आगे लेके आता रहूं। मैंने आपको बताया था कि अब किसी का सिलेक्शन नहीं रुकेगा, सिलेक्शन से वंचित कोई नहीं रहेगा। तो जो पढ़ाएंगे सॉलिड पढ़ाएंगे, ऑथेंटिक पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आएंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमने पढ़ तो बहुत लिया लेकिन एग्जाम में आया नहीं, लेकिन हम आगे क्या करें? तो आगे आइए स्टडी रेडियो के ऊपर और वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। भारत का जो
भारत एक ऐसा देश है जिसके काफी नाम हैं। भारत हो गया, इंडिया, इसके अलावा हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। इन दो के बारे में हमने जान लिया। अब बात आती है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान अथवा हिंदू का स्थल, यह नाम ज्यादा प्रचलित था अरब और ईरान के क्षेत्र में। तो हिंदुस्तान नाम कहां प्रचलित था? अरब और ईरान के क्षेत्र में। हिंदुस्तान मीन्स हिंदुओं का स्थल। अब बात आती है आर्यवर्त की। आर्यवर्त नाम किसने दिया? आर्यों ने दिया। जम्बूद्वीप नाम भारत का कहां मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ये अलग अलग यहाँ पे 5 क्वेश्चन बन गए। भारत को किसके नाम पे पड़ा? भारत के नाम पे। इंडिया किसके नाम पे पड़ा? इंडस नदी के नाम पे। और सबसे पहले इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। हिंदुस्तान अरब और ईरान के क्षेत्र में प्रचलित था। आर्यवर्त आर्यों ने दिया। जम्बूद्वीप ऋग्वेद में मिलता है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी अपने एडवाइस देना चाहता है या अपने टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहता है कि अगली क्लास आपकी कैसी होनी चाहिए, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्टडी रेडियो को एक बार सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी एक बार दोबारा सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो लिंक को शेयर कर दें। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा भारत के बारे में जान रहे हैं अभी। तो इंडिया, तो भारत का जो नाम है, संविधान में रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो संविधान में भारत का क्या नाम है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और भारत की संविधान में अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इंडिया दैट इज भारत shall be unions of states। इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा। तो भारत के संविधान में क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा। अब आगे बात करते हैं, इसी कड़ी में हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब भारत की भौगोलिक स्थिति। कोई भी किसी भी जगह के बारे में या किसी भी मनुष्य के बारे में, किसी भी जंतु के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं तो उसकी स्थिति के बारे में सबसे पहले जानना स्टार्ट करते हैं कि उसका आकार कैसा है, वो दिखता कैसा है, साइज कितना बड़ा है, कहां से कहां तक है। तो इसी कड़ी में हम अब भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत का आकार कैसा है, वो दिखता कैसा है, कहां से कहां तक है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, किनके साथ सटा हुआ है, किनसे अलग है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, ऊपर हिमालय पर्वत और नीचे क्या है आपका हिंद महासागर है। और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, ऊपर हिमालय पर्वत, नीचे हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में
हिंद महासागर है। तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में। अब बात करते हैं कि भारत की आकृति कैसी है, भारत दिखता कैसा है। तो भारत की आकृति कैसी है, दिखता कैसा है, चतुष्कोणीय। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि भारत की आकृति कैसी है, आपका जवाब एक ही रहेगा, चतुष्कोणीय। कोई वृत्तीय नहीं, कोई त्रिभुजाकार नहीं, कोई आयताकार नहीं, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में। कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत कहां पर स्टैंड करता है। किसी भी भूगोल में या मैप के ऊपर किसी भी जगह को जानने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर के बारे में हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कॉमन सेंस के बारे में, अक्षांश क्या होती है और देशांतर क्या होती है। ग्लोब आपने सभी ने देखा होगा, जो गोल गोल होता है। हर स्कूल में लगभग प्रिंसिपल के, वैसे तो प्रिंसिपल के रूम में तो होता ही है, ज्योग्राफी की जो लैब होती है वहां पे मिलेगा, या प्रिंसिपल के रूम में तो आपको मिलता ही है। आपको देखते हो कि गोल गोल सा होता है, उसमें कुछ रेखाएं पड़ी होती हैं और कुछ रेखाएं खड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपने जरूर देखी होंगी। तो ये जो पड़ी रेखा है ये आपकी होगी अक्षांश, और ये जो आपकी खड़ी रेखा है ये आपकी होगी देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में एक बार आपने जान लिया है। जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, जो पड़ी रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी अक्षांश होती हैं। ये होती हैं आपकी लैटिट्यूड, ये होती है आपकी लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में जानने के बाद अब हम चलते हैं भारत की ओर, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। क्वेश्चन पूछते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है आपका, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। और ये आपका कौन सा अक्षांश हो गया, आपका कौन सा अक्षांश हो गया, नहीं बताया तो देख लेते हैं। ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश। इससे ऊपर को हिस्सों को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे को हिस्सों को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और जो आपकी 0 डिग्री देशांतर है उसके पूर्वी पार्ट को कहते हैं पूर्वी देशांतर, और इस पार्ट को कहते हैं पश्चिमी देशांतर। ठीक है। तो कौन सा अक्षांश हो गया आपका, उत्तरी अक्षांश। और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें तो देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट। कौन सी देशांतर भाई, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब बात करते हैं, हमने भारत का अक्षांश विस्तार जान लिया, देशांतर विस्तार जान लिया, तो एक बार यहां पे थोड़ी सी एक शायद चीज रह गई कि भारत ग्लोब में कहां स्टैंड करता है, कौन से गोलार्ध में है। तो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। और कौन सी दिशा में है, ये एक बार दिशा के बारे में बताएं, कौन सी दिशा में है। दिशा का नहीं पता, दिशा जान लो, कोई नहीं। ऊपर हमेशा होती है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, राइट साइड में होता है पूर्व, यहाँ पे होता है पश्चिम, लेफ्ट में। तो और भारत कहां पे है, भारत आपका है यहां पे। कौन सी दिशा होगी, कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। तो कौन सी दिशा होगी भारत की, भारत किस दिशा में है, भारत ग्लोब में किस दिशा में स्थित है।
कौन सी सा होगी? उत्तर पूर्व। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। अब भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की ग्लोब में कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्वी। और भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसको भी दिक्कत हो रही है, जिसको कोई परेशानी है, जिसको जो कोई एडवाइस देना चाहता है, वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में एक बार जरूर बताएं। अब बात करते हैं भारत की। हमने भारत की स्थिति के बारे में जान लिया है। अब जानते हैं जो भारत का संपूर्ण एरिया है, संपूर्ण क्षेत्र है, वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल बताएगा कोई? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 12,69,219 माइल्स स्क्वायर। ये हो गया आपका भारत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किलोमीटर में 32,87,263 किलोमीटर और माइल्स में 12,69,219 माइल स्क्वायर। ठीक है, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत की सीमा रेखा की, कि भारत की टोटल जो एरिया बता दिया हमने, वो टोटल एरिया बता दिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। लेकिन सीमा रेखा कितनी है? भारत की सीमा रेखा, टोटल सीमा रेखा कितनी है? स्थलीय और जलीय। जिससे क्या बताया था मैंने आपको? हिंद महासागर ऊपर क्या है? हिमालय है। तो भारत की सीमा रेखा जल के साथ भी लगेगी और स्थल के साथ भी लगेगी। तो भारत की जो सीमा रेखा है जलीय कितनी है? सबसे पहले बात करते हैं तटीय सीमा रेखा कितनी है? ये 6100 किलोमीटर। ठीक है। और इसके साथ हम अगर अंडमान निकोबार और द्वीप समूह और तटीय द्वीपों को मिला दें तो कितनी होगी? द्वीप समूह को मिलाकर तटीय सीमा रेखा ये आपकी 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। टोटल आपकी कितनी होगी? 7316.6 किलोमीटर आपकी तटीय सीमा रेखा हो गई। अगर आपको खाली 200 की निकालनी है तो इसमें से ये लेस कर दो। ठीक है। अब आप है भारत की स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। कितनी होगी? 15,200 किलोमीटर। टोटल कितनी होगी अपनी? 15,200 प्लस 75,16.661,722 22,716.6 किलोमीटर। ये आपकी टोटल क्या होगी? भारत की सीमा रेखा हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहां पे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत का क्षेत्रफल किलोमीटर में 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, माइल्स में 12,69,219 माइल किलोमीटर स्क्वायर माइल स्क्वायर। तटीय सीमा रेखा कितनी है भारत की? 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप को मिला दिया जाए तो कितनी होगी आपकी? 75,16.6 किलोमीटर। स्थलीय सीमा रेखा कितनी है आपकी? 15,200 किलोमीटर। अगर टोटल सीमा रेखा की बात करें तो 22,716 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का? 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे चलेंगे। लेकिन जिन को क्लास अच्छी लग रही है
वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब कर दिया है वो एक बार चैनल को लिंक को शेयर कर दें। हमने भारत की सीमा रेखा देख ली, हमने भारत का क्षेत्रफल देख लिया, ठीक है। हमने बता दिया कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के पूर्वी पॉइंट की, भारत के पश्चिमी पॉइंट की, भारत के उत्तरी पॉइंट की, भारत के दक्षिणी पॉइंट की, ठीक है। भारत का उत्तरतम पॉइंट, भारत का दक्षिणतम पॉइंट, या इसे आप बिंदु भी कह सकते हैं, भारत का पूर्वी पॉइंट, भारत का पश्चिमी पॉइंट, ठीक है। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो भारत का जो उत्तरी पॉइंट है, उत्तर तक पॉइंट है, वो कहाँ है आपका, कौन सा है, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में? नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं रे बाबा, जम्मू कश्मीर तो अब रहा ही नहीं, जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूटी बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इंदिरा पॉइंट कहां पे है, लद्दाख में है। और यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है, लद्दाख को नया केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया, या जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करके 2 यूटी कब बनाए गए? 31 अक्टूबर 2019। भारत का उत्तरतम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा कोल। कहां स्थित है, लद्दाख में। लद्दाख लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यूटी कब बना, 31 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका दक्षिणतम पॉइंट। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है आपका, इंदिरा पॉइंट। इसे कहते हैं हमें पिगमेलियन पॉइंट। ये कहां है आपका, ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। इसके बाद भारत का पूर्वी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट कौन सा आपका, की बी2। भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है, वहां ये होगा, क्या होगा आपका, की बी2। पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य में है ये, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद अगला आपका बनता है भारत का पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, भारत का पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात। और गुजरात में पॉइंट कौन सा है आपका, गुहार मोता। कौन से राज्य में है, गुजरात में। सभी पॉइंट क्लियर, एक बार रिवाइज कर लें। भारत का उत्तरतम पॉइंट इंदिरा कोल, भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, भारत का पूर्वी पॉइंट की2, भारत का पश्चिमी पॉइंट गोहरमोता। गोहरमोता कौन से राज्य में है, गुजरात में। इंदिरा कोल कौन से में है, राज्य में है, इंदिरा कोल राज्य में है या यूटी में है, यूटी में, लद्दाख में। लद्दाख कब बना, 31 अक्टूबर 2019। इसके अलावा दक्षिणतम पॉइंट कौन से जगह में स्थित है, या कौन से राज्य में, या कौन से यूटी में स्थित है, ये है आपके अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। और पूर्वी पॉइंट कहां पे है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं अब भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। इसके अलावा भारत की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, से
पश्चिम चौड़ाई कितनी है आपकी? 2933 किलोमीटर। ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3514 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे और दिमाग में आ रहा है, शायद आपके भी आ रहा होगा, कि भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। लेकिन इंदिरा पॉइंट कहां पे है आपका? ग्रेट निकोबार में। लेकिन हम बोलते हैं कि भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, अब कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं बोलेंगे हम, लद्दाख से कन्याकुमारी तक है, वो क्या है आपका? स्थलीय भाग है। तो स्थलीय भाग में जो लास्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है, उसको क्या कहेंगे? उसका क्या नाम है? कहां स्थित है? स्थलीय भाग का दक्षिणतम पॉइंट क्या कहां रहेगा? केप कैमोरिन। कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। स्थलीय भाग का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा? आपका केप कैमोरिन। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम हमने भारत के बारे में जाना कि भारत नाम किसने दिया, इंडिया नाम किसने दिया, संविधान में भारत का क्या नाम है, हिंदुस्तान नाम कहां पर भी था, जम्बूद्वीप कहां मिलता है, आर्यवर्त किसने दिया, भारत की आकृति कैसी है, भारत की सीमा रेखा स्थलीय कितनी है, तटीय कितनी है, द्वीप को मिला के कुल कितनी है, उत्तरी पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, इसके अलावा कौन से गोलार्ध में है और कौन से दिशा में स्थित है। यहाँ पे एक बात और आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम पे है। भारत एक ऐसा देश है जिसका नाम किसी महासागर के नाम के ऊपर है। तो हिंद महासागर के नाम के ऊपर भी क्या है? भारत का नाम है। हिंद महासागर के नाम भी क्या नाम है? हिंदुस्तान, अथवा हिंदू का स्थल। कहां पर स्थित था? अरब और यूनान में। इसके बाद आगे हम बात करेंगे एक बार इसके अलावा आगे हम बात करेंगे कर्क रेखा की कि कौन सी रेखा है जो भारत को, कौन सा अक्षांश है जो भारत को बीचों बीच काटता है। कौन सा अक्षांश है आपका? कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सा अक्षांश है? 23.5 डिग्री। कौन सा अक्षांश? उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। कितने राज्यों के अंदर से जाती है ये? 8 राज्यों के अंदर से। 8 राज्यों के बीच से कर्क रेखा गुजरती है। पहला राज्य कौन सा है आपका? गुजरात, राजस्थान, इसके बाद आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और
मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7, किस में रहेगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं जिनसे होके कर्क रेखा भारत के अंदर से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जो कि 8 राज्यों से 8 राज्यों से कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब बात आती है एक और रेखा की, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है ये? ये है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय रेखा भी इसको कहते हैं। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? IST, भारतीय मानक समय रेखा, जिससे भारत का टाइम लिया गया है। ये कितने राज्यों से होके गुजरती है? 5 राज्यों से होके पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कौन से राज्य हैं? यूपी, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कौन से राज्यों से? 5 राज्यों से, यूपी, MP, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होके भारत की समय रेखा गुजरती है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई पूछे भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से भारत का मानक समय लिया गया है। ठीक है, अब भारत का मानक समय कहां से लिया गया है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से भारत का मानक समय लिया गया है। इसके बाद यहां पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जा चुका है कि कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा भारत में कहां पे मिलती है? कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा भारत में कहां पर मिलती हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर व 23.5 डिग्री पश्चिमी अक्षांश कहां पर मिलती हैं? कौन से राज्य में मिलती हैं? ये मिलती है आपकी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन से राज्य मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में। तो भारत की मानक समय रेखा और जो आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पश्चिमी अक्षांश कौन से राज्य मिलती हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन समय रेखा का यही
पड़ेगा। अगर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्या रहेगा कि जो समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, वो गुजरती भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से भारत का समय लिया गया है। कर्क रेखा और आपकी जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर वो कहाँ पे मिलती है, वो मिलती है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती है। इसके अलावा आगे यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि हर एक देश का जो मानक समय रेखा है, जो मानक समय है, जो मानक टाइम है, वो कितने गुणांक से लिया गया है। तो हर देश का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 7.5 डिग्री के गुणांक से लिया गया है। हर देश का जो टाइम है, जो मानक समय है, वो ग्रीनविच से 7.5 गुना या जितना भी जो देशांतर होगी वो 7.5 से पूरी विभाजित होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ग्रीनविच की बात आ गई तो क्वेश्चन बनता है कि ग्रीनविच से भारत का टाइम कितना आगे या पीछे है। तो ग्रीनविच से भारत का टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, आपको अक्षांश और देशांतर की क्लास में बताएंगे कि आगे कैसे जाते हैं और पीछे कैसे जाते हैं टाइम में। तो भारत का जो ग्रीनविच से टाइम है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को, स्टडी रेडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर जिसने सब्सक्राइब कर दिया है वो लिंक को शेयर अवश्य कर दें। हमने आज पढ़ रहे थे हम भारत की स्थिति के बारे में, तो उसमें हमने पढ़ लिया भारत के बारे में जाना, भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में जाना, भारत के देशांतरी विस्तार के बारे में जाना, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, भारत की लंबाई, भारत की चौड़ाई, भारत का क्षेत्रफल और इसके अलावा कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से गुजरती है। इसके अलावा जो मानक समय रेखा है वो कौन से राज्य से गुजरती है। इसके अलावा कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा कौन से राज्य में आपस में मिलती हैं। अब बात करते हैं आगे भारत के पड़ोसी राज्यों की, पड़ोसी देश की। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे पहले आपका होगा, एक मिनट बांग्लादेश के साथ है वो सबसे ज्यादा सीमा भारत की लगती है। वो कितनी लगती है, 4096.6 किलोमीटर। ये बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा लगती है। कितनी लगती है, 4096.6 किलोमीटर सीमा रेखा, 7 किलोमीटर सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है। कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। एक लाइन याद रखना आप, बांग्ला का टाइम AM PM। ये ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा कि बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। बांग्ला का टाइम AM PM, टाइम से हो गया आपका त्रिपुरा, AM
असम, एम असम, एम से मेघालय, पीएम से पश्चिम बंगाल और एम से हो गया आपका मिजोरम। तो ये वो राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे ज्यादा सीमा रेखा कौन देश के साथ लगती है? वह आपकी बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। कौन से राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? बांग्ला का टाइम एएम, पीएम, टाइम टी से त्रिपुरा, ए से असम, एम से मेघालय, टी से पश्चिम बंगाल, एम से मिजोरम। ये आपके जो 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा रेखा बनाते हैं। इसके बाद है हमारा अगला देश चीन। दूसरे नंबर पे भारत की जो सीमा रेखा है वो चीन के साथ होती है। वो कितनी है आपकी? 3488 किलोमीटर। अब कौन से राज्य हैं जो चाइना के साथ भारत की सीमा रेखा रखती है? एक आप ठीक रखना, लद्दाख का सिपाही अरुण माल्य पर उतरा। लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ भारत की सीमा रेखा चाइना के साथ लगती है। लद्दाख, सी से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, हिम से हिमाचल, उत्तरा से उत्तराखंड। ठीक है, चाइना के साथ जो राज्य हैं वो सीमा रेखा बनाते हैं। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड। अगला देश है जिसके साथ से भारत सीमा रेखा बनाता है वो पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो भारत के साथ सीमा रेखा लगती है वो आपकी 3323 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ बनाता है। कौन सा है? एक लद्दाख, J&K, पंजाब के अलावा आपका हो गया गुजरात के अलावा राजस्थान। ये जो 5 स्टेट हैं, ये तो 2 तो हो गए आपके यूटी और 3 हो गए आपके स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा शेयर करते हैं। टोटल सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ कितनी है? 3323 किलोमीटर। अगला है आपका नेपाल। नेपाल के साथ सीमा रेखा है वो टोटल सीमा रेखा है 1751 किलोमीटर। और 5 स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ सीमा रेखा शेयर करते हैं। एक सीरियल आता था पहले चाचा चौधरी नाम से, उसमें एक बड़ा हट्टा कट्टा लंबा नीले कलर का दानव था, या वो चाचा चौधरी का बॉडीगार्ड ही था। उसका नाम था साबू। तो उसी साबू से हमने इसकी ट्रिक बनाई है सुबू। सुबू, ठीक है। ऐसे सिक्किम यू से, यूपी बी से, बंगाल बी से, बिहार यू से, उत्तराखंड। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा शेयर करते हैं। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत के साथ कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। कितनी है आपकी? 4006.7 किलोमीटर।
नेपाल के साथ कौन से राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? नेपाल का टाइम AM PM। टी से त्रिपुरा, A से असम, M से मेघालय, P से पश्चिम बंगाल और M से मिजोरम। सेकंड है आपका चाइना। तो चाइना के साथ सीमा रेखा कितनी है? 3488 किलोमीटर। और लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितनी है? 3323 किलोमीटर। लद्दाख, J&K, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। नेपाल के साथ 1751। सूबू, सिक्किम, यूपी, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। आगे चलते हैं इसी कड़ी में। अगला जो देश है जिसके साथ भारत सीमा रेखा बनाता है वो है आपका भूटान। भूटान के साथ 4 राज्य हैं। भूटान से पहले जो सीमा रेखा है वो शायद म्यांमार की ज्यादा है। म्यांमार के साथ आपकी सीमा रेखा लगती है वो आपकी 1643 किलोमीटर। और म्यांमार की एक अपनी क्या रखिए, अरुणा की मम्मी म्यांमार वाली। अरुणा की मम्मी म्यांमार, अरुणा की मम्मी म्यांमार वाली। अरुणा की मम्मी म्यांमार वाली। तो अरुणा की मम्मी म्यांमार वाली से आपका बनेगा अरुणा की मम्मी म्यांमार वाली। अरुणा से अरुणाचल प्रदेश, अरु से अरुणाचल, ना से नागालैंड, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला देश है वो है आपका भूटान। भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा है वो कुल है 699 किलोमीटर। नेपाल और भूटान से जो लोग आते हैं काम करने के लिए वो साबजी करते रहते हैं। तो उसी साबजी से हमने एक ट्रिक बनाई है, साग, भूटान का साग। भूटान का साग। ये 4 राज्य हैं जिनके साथ सीमा रेखा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, ए से असम, बी से बंगाल। 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा शेयर करते हैं। इसके अलावा लास्ट है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा रेखा है वो है 106 किलोमीटर। और एक ही जो यूटी है लद्दाख, ना कि अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख ही भूटान के साथ अपनी सीमा रेखा शेयर करता है। तो 1 3 4 7 जो देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा रेखा लगती है, कौन से हैं? सबसे पहले था आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान के बाद था आपका नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद भूटान, भूटान के बाद अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ कितने लगे आपकी? 4096 किलोमीटर। उसके बाद चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ आपकी सीमा रेखा लगती है 106 किलोमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके एक बार जरूर अपने एडवाइस दें। और जिसको अपना वीडियो अच्छा लग रहा है, जिसको लग रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आएगा, वो एक बार स्टडी रेडी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
ये थे हमारे तलीय पड़ोसी देश। इसके अलावा दो हमारे जलीय पड़ोसी देश भी हैं। एक तो है हमारा जलीय पड़ोसी देश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के जलीय पड़ोसी देश कितने हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव, दो देश हैं जो भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो भारत के स्थिति के साथ साथ उनको भी बता देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम क्लास को ऑफ कर जा रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा यूटी है जो दो स्टेट की राजधानी है। किसकी है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ऐसा स्टेट है जो चंडीगढ़ एक ऐसा यूटी है जो दो स्टेट की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद जम्मू की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है, एक सर्दी में और एक गर्मी में। सर्दियों में इसकी राजधानी रहती है जम्मू और गर्मियों में रहती है श्रीनगर। ठीक है, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी है, सर्दियों में अलग, गर्मियों में अलग। सर्दी में कौन सी रहती है आपकी? धर्मशाला। और गर्मियों में कौन सी रहती है? शिमला। अब सोचा उत्तराखंड ने कि भाई जम्मू की भी दो राजधानी है और हिमाचल की दो राजधानी है, तो मैं पीछे करूं। तो हिमाचल के बाद उत्तराखंड की दो राजधानी, सर्दी में अलग और गर्मी में अलग। सर्दियों में इसकी राजधानी रहती है गरसैन और गर्मी में इसकी राजधानी रहती है देहरादून। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर्दियों में राजधानी कौन सी रहती है? इसकी गरसैन और गर्मियों में राजधानी रहती है इसकी देहरादून। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ एक ऐसा यूटी है जिसकी राजधानी दो स्टेट की है, पंजाब और हरियाणा। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी, सर्दियों में जम्मू, गर्मी में श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी दो, सर्दियों में धर्मशाला, गर्मियों में शिमला। उत्तराखंड की दो राजधानी, सर्दियों में गैरसैंण और गर्मियों में देहरादून। अब दो राजधानी तो ठीक है, उसके बाद आता है अपना आंध्र प्रदेश जिसकी तीन तीन राजधानियां हैं। आंध्र की तीन राजधानी, एक है उसकी विधायी राजधानी, एक है कार्यकारी राजधानी और एक है न्यायिक राजधानी। बांग्लादेश कर रहा हूं, आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां हैं। विधायी राजधानी कौन सी है इसकी? अमरावती। ठीक है, कार्यकारी राजधानी कौन सी इसकी? विशाखापट्टनम। और न्यायिक राजधानी इसकी कुर्नूल। तो तीन राजधानी हैं आंध्र प्रदेश की। विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी कुर्नूल।
आगे चलते हैं। पांच राज्य भारत के ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, भू आविष्टित हैं। कौन कौन से हैं वो? भू आविष्टित राज्य या लैंडलॉक्ड: हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये पांच राज्य हैं जिनकी सीमा न तो तटीय सागर के साथ लगती है और न ही किसी देश के साथ लगते हैं, जिनकी सीमा हमारे देश के ही कुछ राज्यों से लगती है। कौन से राज्य हैं? हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार ऑप्शन दे देगा कि कौन सा राज्य है जो भू आविष्टित है। उसमें दे देगा आपका, दे देगा एमपी, दे देगा यूपी, दे देगा और असम दे देगा। इसके अलावा आपका आंध्र दे देगा। तो आपका कौन सा रहेगा? एमपी आपका क्या रहेगा? आपका भू आविष्टित राज्य रहेगा। अब आगे बात करते हैं, हम स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्थिति के बारे में लास्ट पॉइंट है, 2-3 पॉइंट और बचते हैं कि भारत की जो समुद्री रेखा है वो काफी कटी-पटी है और जो भारत की प्रादेशिक जल सीमा है वो कितनी है? प्रादेशिक जल सीमा वो कितनी है आपकी? 12 समुद्री मील। ठीक है। और ये 12 समुद्री मील कहां से है कि जो आपकी जो ये मान लो आपका भारत की जो रेखा है ये वाली है, ये है रेखा कटी हुई है, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा है इस रेखा से 12 मील दूर तक क्या रहेगी? आपकी प्रादेशिक सीमा रहेगी। और इस रेखा को क्या कहेंगे? हमें इस रेखा को हम क्या कहेंगे? आधार रेखा। जो कटे फटे तटीय सीमा रेखा को जोड़ने वाली कल्पित या काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? आपकी आधार रेखा कहलाएगी। और आधार रेखा से 12 मील दूर तक क्या रहेगा? आपका प्रादेशिक सीमा रहेगी। और प्रादेशिक सीमा यहां से होगा आपका 12 मील और प्रादेशिक सीमा से 24 मील तक, जो आपका भारत का अनन्य जो है, जो संलग्न मंडल है, अविच्छिन्न मंडल है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस जोन। संलग्न मंडल किसे कहेंगे? संलग्न मंडल किसे कहेंगे? आधार रेखा से 24 मील दूर, यहां से लेके इससे मतलब 12 मील और दूर तक, इसको क्या कहेंगे? आप संलग्न मंडल कहेंगे। संलग्न मंडल कहेंगे। ये आपका नोट कितना रहेगा? आपका आधार रेखा से 24 मील दूर तक। इसमें इस क्षेत्र में संलग्न मंडल में भारत क्या कर सकता है? संलग्न मंडल भारत का जो है कानूनी अधिकार है, इस क्षेत्र में भारत सीमा शुल्क ले सकता है। जो आपका संलग्न मंडल है, यहाँ कोई और देश आता है तो यहाँ पे क्या कर सकता है? भारत उनसे सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। संलग्न मंडल से यही क्वेश्चन बनता है कि कौन से मंडल में भारत सीमा शुल्क ले सकता है। तो आपका जो संलग्न मंडल है, या इसको अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं, अविच्छिन्न मंडल में भारत सीमा शुल्क ले सकता है। इसके बाद आपका लास्ट मंडल बनता है EEZ।
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक मंडल, ये आपका रहेगा 200 मील दूर तक। टोटल आपका 200 मील दूर तक है। 200 मील दूर तक कितना आधार रेखा समझ गए। संलग्न मंडल कहाँ रहेगा, अपना रहेगा आपका 24 मील तक। और आपका जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या अनन्य आर्थिक मंडल है वो कहां तक रहेगा, आपका 200 मील दूर तक रहेगा। इसमें क्या कहे, इसमें क्या क्या कर सकता है भारत, इसमें हमारे रिसर्च कर सकता है, इसके अलावा द्वीपों का निर्माण कर सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर अपने जो भी रिसर्च है द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो आज की क्लास में हम विराम देते हैं, यही तक है। कैसे लगी आपकी क्लास, कैसे लगी आज की क्लास आपको, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लिंक को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नई क्लास में, जुड़े रहिए आप स्टडी रेडियो के साथ। थैंक यू।